क्वेश्चन नंबर 1 इज the price of a pair of sneakers was $80 for the last 6 months for the last 6 months of the last year. On January 1st, the price increased to 20%. Or the price increase, an employee bought these sneakers with a 10% employee discount. तो हो रहा क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक स्नीकर है जिसकी प्राइस इज $80, ठीक है. देन द प्राइस जम्प्ड टू एज इंक्रीज विद द 20% इंक्रीज हुआ उसमें, फिर जो प्राइस थी उस प्राइस का 10% जो है वो डिक्रीज हुआ है, उसका 10% सॉरी डिक्रीज हुआ है. अब ऐसा नहीं कहना आपने कि जी पहले 20 का इंक्रीज हुआ फिर 10 का डिक्रीज हो गया तो 10 का ओवरऑल इंक्रीज कर दें आंसर आ जाएगा. नो, दिस वोंट बी आवर स्ट्रैटेजी. फर्स्ट वी विल इंक्रीज द वैल्यू बाय 20% एंड देन जो वैल्यू आएगी उसके मुताबिक वी विल डिक्रीज इट टू द वैल्यू ऑफ जो है वो उसके ऊपर 10% का आप डिक्रीज जो है वो करोगे. सो 80% का 20 $80 का 20% निकाल लेते हैं हम लोग सिंपली. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है तो सिंपली टेक अप दैट परसेंटेज मल्टीप्लाई विद दैट नंबर. जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 20 टू ज़ा एंड 10 वन ज़ा आ जाएगा ये, एंड 8 टू ज़ा 16. सो $16 का इसमें इंक्रीज आया. सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ $16, so the new price will be $80 plus $16 and $18 plus $16. The price with the new price is $96, राइट. सो द न्यू प्राइस इज $96. अब $96 के ऊपर 10% का डिक्रीज आएगा. सो $96 का जो 10% होगा, बड़ी क्लियर सी बात है, उसको आप 10 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द 10% आउट ऑफ इट. क्यों? क्योंकि देखो ना, किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो वही करेंगे, 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे. तो 10 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट $9.6. 96 में से $9.6 को आपने माइनस कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज 86.40 आएगा ना. हाँ, $86.40 आ रहा है. सो द न्यू प्राइस इज नाउ $86.40. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, वेरी इजी. इफ 6k² plus k is equals to 2 and k is greater than 0 then k must equal which of the following. मैंने ऑप्शंस खुद नहीं लिखे क्योंकि इट्स एन इजी क्वेश्चन. 6k² plus k है इज इक्वल्स टू -2 करना पड़ेगा. 2 6 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि यू गेट अ वैल्यू ऑफ k. 2k को आप कॉमन ले लेंगे, दैट इज 3k प्लस 2, and here you will take -1 as common and that will be 3k plus 2 is equal to 0. So pretty simple, 2k minus 1 is equal to 0 आएगा एक, and second one will be 3k plus 2 is equal to 0 आ जाएगा. So one value of k will be 1/2 and the other value of k will be -2/3. So k के लिए इसको सिंपली सॉल्व कर लिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The weight of a certain type of cable is always directly proportional to its length. Already, so directly proportional question है. If 560 meters of this length cable weighs 84 kilograms, what is the weight in kilograms of 110 meters of the same cable? So if they are directly proportional, so आप simply यहाँ पे simple ratio proportions इसको solve कर सकते हो. So the ratio will be taken as length ratio mass, ठीक है, is equals to length again ratio the mass. So the length is 560 meters, the mass is 84 kg, right? And if the length is 110 meters, we need to find out the mass. So what I will do here is product of extremes is equal to the product of means होता है आपके पास. So 560 into m कर देंगे आप, is equals to 84 into 110 आ जाएगा आपके पास. 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा. m is equals to 84 into 11/56 आ जाएगा. अब अप्रोक्सीमेशन कैसे करनी है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हुए, बट यू विल बी हैविंग ऑप्शन देयर. तो उसको अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा ले जाना है. देखो 11 5 55 है, तो 11 1 11 5 55 हो गया. 84 को 5 से आप डिवाइड कर लो. इसको अप्रोक्सीमेशन पे अगेन मैं कह रहा हूँ कि ले जाओ, ठीक है. अप्रोक्सीमेशन पे लेके जाओगे, 5 1 5, 3 बचा 17. तो 17 के पास जो आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर ऑफ द एमसीक्यू. तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से आपने इन केसेस में अप्रोक्सीमेशन कर लेनी है. अगेन परसेंटेज का ही क्वेश्चन है.
what is the price of television that cost 28% more than $1.50 रेडियो. सो एक टीवी जो कि जिसकी प्राइस जो है वो $50 ज़्यादा है, जिसकी प्राइस जो है वो $50 जो है, $50 के रेडियो से 28% ज़्यादा है. आपने उस टीवी की प्राइस बतानी है, उस टेलीविजन सेट की आपने प्राइस बतानी है. सो इट मीन्स दैट कि आपने 128% निकालना है $50 का, क्योंकि 28% ज़्यादा है. तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 128% से मल्टीप्लाई कर दूंगा. परसेंटेज का साइन जब मैं नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म करूँगा तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा. 0 विल गेट कैंसिल विद 0, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 6 और 4. तो इसका मतलब है डैट इज ऑफ $64. ईजी पीजी. सो द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम, बट आप अगर इस तरीके से थोड़ी सी ट्रिक को यूज करो, थोड़ा सा कामली कैलकुलेशन को सॉल्व करो, तो यू विल इजीली बी एबल टू गेट द आंसर. सो यहाँ पे ये भी किया जा सकता था कि आप पहले इसका 28% निकालते फिर उसमें ऐड करते, बट व्हाट आई हैव डन हियर इज कि 128% बनती है ना इसकी प्राइस, तो $50 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया सिंपली. यू विल गेट द आंसर. परसेंटेज जब भी खत्म करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, 51 या 52 आगे $64 प्राइस दे. The price of a certain car of this year is $42,000, which is 25% greater than the cost of the last year. What was the price of the car last year? Again, इसको मैं उसी ट्रिक से सॉल्व करूंगा कि एक नंबर है x जिसका 125% is $42,000. वो नंबर x क्या है? Because the question says the price of a car is $42,000. 25% ये प्राइस ज्यादा है कार की उस प्राइस से जो कि लास्ट ईयर थी. तो लास्ट ईयर कार की क्या प्राइस है? यू हैव टू टेल द प्राइस ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ दैट कार. सो आई हैव अ नंबर जिसका 125% इज $42,000. सो आई नीड टू फाइंड आउट दैट नंबर x. मैंने क्या किया, बैक टू द बेसिक्स. मैंने एक टिप दी हुई है. बचपन में हम लोग करते थे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100. वही काम किया है. अब प्राइस 25% ये वाली ज्यादा है ना लास्ट ईयर की प्राइस से, ठीक है. सो ये 125% बनता है, तो परसेंटेज मेरे पास 125% है. किसनी वैल्यू के ऊपर? $42,000 के ऊपर. वो नंबर एक्स क्या था जिसका 125% 42,000 बनता है, तो टोटल नंबर तो नीचे आएगा इनटू 100. यू विल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर. सो नाउ आई एम सॉल्विंग इट अप फॉर यू गाइस. 42,000 into 100 डिवाइडेड बाय 125. ठीक है. सो परसेंटेज के साइन में शायद यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं आता, इसको रिमूव कर दो. सिंपली अब आप इसको सॉल्व कर लो. सो 25 4 जा, 25 5 जा, 5 के टेबल से आगे फर्दर इसको कैंसिल करते हैं. 5 1 जा, 5 8 जा, 40, 2 और 0 20 हो गया. डैट इज 5 4 जा 20, 2 0 जा आगे साथ. सो 8400 into 4, 0 0, 4 4 जा 16 6, 1 कैरी, 4 8 जा 32. सो लास्ट ईयर उसकी जो प्राइस थी दैट वाज $33,600. So this is how you'll be solving it up without calculator. So another one, Henry buys 3 items costing $2, $0.75, $0.25. What is the average price? So to take the average, what you have to do is you have to sum up all the values and to divide them up. जितनी values हैं उतने number से आप उसको divide कर दोगे. So very easy to sum them up. So the easy way to sum them up is 31,500 तो नहीं बनता ये है. तो एवरेज निकालने के लिए करते हैं, सबको सम करते हैं. जब तीनों का सम किया तो आई हैव $3 इन द न्यूमरेटर. कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर है ना, 1 2 और 3. 3 पर डिवाइड करेंगे. द एवरेज इज $1. सो द एवरेज प्राइस इज $1. अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. कहते हैं एवरेज मील, द एवरेज प्राइस ऑफ एमिलीज 5 मील्स वाज $20. 5 मील्स लिए हैं एमिली ने, बाय किए हैं, और उनकी जो एवरेज प्राइस है दैट इज $20. मील्स विद अ प्राइस ऑफ $25 और मोर इंक्लूड अ फ्री डिजर्ट. $25 या उससे ज़्यादा जो भी मील कॉस्ट करेगी उसके साथ एक फ्री डिजर्ट यानी स्वीट डिश मिलेगी. हाउ मैनी ऑफ एमिलीज
5 meals included a free dessert. अब दो कंडीशंस हैं. The most expensive of the 5 meals had a price of $50. The least expensive of the 5 meals had a price of $10. ठीक है. तो एवरेज कैसे निकालते थे? एवरेज निकालते हैं सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं इज इक्वल टू एवरेज. मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यूज किया है. एवरेज का खैर फॉर्मूला ही है. सो द एवरेज प्राइस ऑफ द मील्स वाज $20. कितनी मील्स बाय की हैं? 5 मील्स एमिली ने बाय की हैं. सो द सम पेड इज द टोटल सम पेड बाय एमिली फॉर हर मील्स इज 5 into 2 $100. अब 5 मील्स हैं, ऐसा ही है. 5 मील्स है ना. जो सबसे एक्सपेंसिव ऑफ द मील्स है उसकी प्राइस $50 है और वो एक ही मील ले सकती है. मेरा ख्याल नहीं है. मैंने यहाँ पे इंट्यूशन इन्वॉल्व करनी है, लॉजिक लगानी है. क्योंकि $50 वाली दो बाय कर लेगी तो क्या होगा? $100 तो वहीं पूरे होंगे. 5 मील्स है तो सपोजिटली जो मैक्सिमम मील है वो $50 की एक उसने बाय की, एक उसने लीस्ट एक्सपेंसिव मील बाय की जो कि $10 की थी. पीछे $40 रह गए हैं. पीछे $40 रह गए हैं जो कि मैंने 3 मील्स $40 की बाय करनी है. ठीक है. तो अब 3 मील जो बाय करनी है उनमें सबसे जो सस्ती मील है वो $10 की है. सबसे सस्ती मील $10 की है. अब अगर मैं $25 की भी या उससे ऊपर की मील के ऊपर डेजर्ट मिल रहा था, हमने ये बताना है उसको कितने डेजर्ट्स मिले हैं. 3 डेजर्ट्स मिले हैं. तो अगर मैं $25 वाली एक मील ले लेता हूं तो पीछे कितने डॉलर रह जाएंगे? 15 की 2 मील्स नहीं आती क्योंकि मिनिमम मील की प्राइस कितनी है? $10 है. इसका मतलब है एक ही इसने मील बाय किया जो कि $50 की है जिस पर उसको डिजर्ट मिला है. यहाँ पे क्या हुआ है? और एक मील की $10 की मिनिमम प्राइस की एक उसने वो बाय की. 2 मील्स ये हो गई. सपोजिटली एक और मील उसने बाय अगर की भी है $25 की तो पीछे $15 रह गए ना. लेकिन टोटल सम उसका 100 से ऊपर तो नहीं जा सकता जो गिवन कंडीशन था उसके मुताबिक. तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो $25 वाली एक मील और बाय करती और फिर 2 मील्स $15 में बाय करती क्योंकि अब रिमेनिंग मील्स 3 मील्स रहती हैं. 5 मील्स बाय की है ना. फिर बता रहा हूँ. एमिली बॉट 5 मील्स जिनकी एवरेज प्राइस इज $20. $25 से ऊपर वाली जो प्राइस वाली मील है ना उसके ऊपर एमिली को मिलेगा फ्री डिजर्ट. सो एक मील जो उसने बाय किया उसमें $50 की है, एक मील जो उसने बाय किया वो $10 की है. 60 तो ये हो गए. पीछे $40 रह गए. बाकी 3 मील्स रह गई. उस 40 में उसने 3 मील्स लेनी है. अब वो 25 की अगर एक मील भी और ले लेती है फ्री डेजर्ट के चक्कर में तो पीछे $15 रह जाएंगे. बाकी 2 मील्स के पैसे कहाँ से लाएगी जबकि मिनिमम तो मील की प्राइस ही $10 है. तो एक ही मील उसको मिली है जो उसने $50 की ले सकी है जिसपे उसको डेजर्ट मिला है. 25 miles per gallon and each gallon of a gas cost $2.40. What is the value of the gas consumed in a trip of 175 miles? So एक गाड़ी जो है उसकी एवरेज 25 माइल्स पर गैलन है. आपने ये बताना है टोटल कितने की गैस लगी है. 175 को 25 से डिवाइड कर लेंगे. वेरी इजी. 25 वन जा 25 आ जाएगा और नीचे आ गया 1, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 7. तो 7 गैलन्स ऑफ पेट्रोल कंज्यूम हुआ है. क्यों? क्योंकि माइल्स पर गैलन था ये. सो 175 माइल्स चला है. पर गैलन वो चलता है 25 माइल्स. 7 गैलन्स लगा. 7 को 2.40 से मल्टीप्लाई कर देना. यू विल गेट द आंसर. 7 2 14 और 7 को 0.4 से करोगे तो $2.8 आएगा. $16.8 आ जाएगा आंसर. ठीक है जी, आगे चलते हैं. Working together, John, David, and Roger require hours to complete a certain task. ठीक है. They require let's say 4 hours to complete a certain task. ठीक है. जो hours missing है वो मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया है कि supposedly वो तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो they complete the task in 4 hours. अगर जॉन अकेला वो काम करता है तो वो कंप्लीट करता है in 12 hours. डेविड अकेला अगर वो काम करता है तो 9 आवर्स में काम कंप्लीट करता है. आपने ये बताना है कि रॉजर कितने टाइम में ये काम कंप्लीट अकेला करेगा.
तो मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज जब भी निकालना है टाइम को रेसिप्रोकेट आपने कर देना है। अब जो इन तीनों का, ऑल द थ्री पीपल, ठीक है, देयर कंबाइंड रेट ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेट ऑफ वर्क्स। तो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेट ऑफ वर्क्स हो जाएगा वो, ठीक है। सो द द थ्री का कंबाइंड जो रेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेट्स ऑफ द वर्क कंबाइंड। सो द गिवन कंबाइंड रेट इज 1/4। सो मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकेट मैंने कर दिया टू गेट द रेट, सो दिस इज 1/4 इक्वल्स टू, so John alone can complete the task in 12 hours, so his rate of doing work is 1/12. David alone can complete the task in 9 hours, so his rate of doing work is 1/9. And Roger completes the work कितने टाइम में कर रहा है वो हम निकालेंगे। so हम उसको x का नाम दे देते हैं, x उसको hours लगते हैं अगर लेट से, तो rate of his doing work will be 1/x. so now what I will simply do is कि ये जो ट्रिक है, इससे इसको करने से आपको क्या एडवांटेज है, इसको करने से आपको ये एडवांटेज है कि आप वन स्टेप के अंदर ये इसका एलसीएम लोगे और आप इसको सॉल्व कर लोगे। So what I will do here is I'll take 1/12 on the other side, I'll take 1/9 on the other side as well. So this will be 1/4 minus 1/12 minus 1/9 is equals to 1/x आ जाएगा। So we will take the LCM. So 4, 12 and 9 का LCM ले लेंगे हम लोग। So 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4 3 जा 9 आ गया, 3 से करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले 3 से करोगे फिर अगेन 3 से करोगे। So their LCM will be 36. Now 4 nines is 36. This will be 9 ones are 9 minus 12 threes are 36. So this will be 3 ones are 3. 9 fours are 36. So this will be minus 4 is equals to 1/x. So simply I will be simplifying them. 9 में से 7 चला जाएगा. You will be left with 2/36 is equals to 1/x. 1/18 आ जाएगा। अगेन रेसिप्रोकेट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर एंड दैट विल बी x इक्वल टू 18. सो इफ रॉजर अलोन कंप्लीट्स दैट वर्क, ठीक है, ही विल बी कंप्लीटिंग इट इन 18 आवर्स बिकॉज all three of them, they combined when they do work together, on combined they take 4 hours, right? रॉजर अकेला जो है वो 18 आवर्स में करेगा, डेविड का टाइम गिवन था 9 आवर्स, अकेला जॉन का टाइम वॉज 12 आवर्स। सो रॉजर इज द स्लोवेस्ट ऑफ देम ऑफ ऑल। तो जब भी आपके पास ऐसा रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आए, आप क्या करें, सिंपली आप टाइम को रेसिप्रोकेट कर लें। टाइम को आप रेसिप्रोकेट करोगे, यू विल बी गेटिंग द रेट ऑफ डूइंग वर्क करें। सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इन विच आपके पास ये होता है कि जी वी रिक्वायर इफ वी हैव 12 men, ठीक है, तो दे विल बी कंप्लीटिंग द टास्क लेट्स से इन 24 days. So how many men will be required to complete the task in, let's say, 18 days? But the question, the other type of the question we can get in the exam is, many of you have already seen it in my previous lecture, if we have 12 men and they complete a task in 24 days, how many men will we be requiring if we want to complete the task in 18 days? So now there are two ways to solve it up. ठीक है, एक तो ये है कि आप इसमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट का रिलेशनशिप देखते रहो, इनवर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप देखते रहो, यस वो देख लेना। बट अ सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि जो भी आपके पास गिवन डेटा होगा, यू विल सिंपली बी मल्टीप्लाइंग देम, और जिसके बारे में पूछा जा रहा होगा चाहे वो मेंस हो या डेज हो, आप उससे डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर. So the total work here will be, so the my tip is the total work here will be 12 into 24, right? So that will be the total amount of work. So how many men do we need? So 18 से आप क्या करोगे, डेज नए डेज से आप उसको डिवाइड कर दो, यू विल बी सिंपली सिंप्लीफाइंग इट अप. 6 4s are 6 3s are 3 1s are 3 4s are. So if you need to complete the task which 12 men are completing in 24 days, you simply need 16 men to complete the same task in 18 days, right? So this is how you will be solving things up. Similarly, लास्ट पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके से आए हुए हैं, बोथ इन कॉमसेट्स के टेस्ट में भी देखा, एयर के टेस्ट में भी देखा, बैरिया में भी देखा. एक बात जानना, एयर और बैरिया का टेस्ट तो डिट्टो होता है. इस दफ़ा तो खैर चले उन्होंने अब CSIT को नहीं ऑफर किया, लेकिन बाकी लोग जो उसको टारगेट कर रहे हो फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बिजनेस वगैरह, तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि वहाँ पे एक क्वेश्चन जो बड़ा डिट्टो आया था, दैट वाज लाइक दिस के
हमारे पास एक फूड है विच इज सफिशिएंट फॉर 45 days फॉर 40 men. For 40 men. So already I've repeated this question. A similar question was in my marathon as well. And now what happened is that 10 of the people, they have left the house. So 10 people, they left the house. So the 10 men, they left the house. Now, how many days will this food be sufficient? So we have food for 45 days for 40 men. So the total number of meals, I will be calculating the total number of meals here. So it's a very repeated question. या इसी तरीके का कोई सेम सिनेरियो होगा. So 45 into 40 कर लोगे. 10 people, they left the house. So you'll be left with 30 men. So now we will have to check कि कितने days के लिए वो खाना sufficient है. So this will be cancelled with this 0, 3 ones are, 3 15s are, 15 to 4 करोगे 60 days आ जाएगा. So if we have food sufficient for 45 days in a hostel having 40 men, and if 10 men they left that hostel or house, you will be only be left with 30 men. 30 से divide करोगे, so now that food will be sufficient for 60 days. So moving on to, हाँ, Huzaifa is saying कि this question has been repeated many times और ये बहुत दफा repeat हुआ था. So he is right क्योंकि fall 2024 के टेस्ट के अंदर कॉमशेट्स में भी था ये और काफी जगह पे था. अच्छा, फिर अगेन रेट ऑफ डूइंग के वर्क के अंदर इस तरह का मशीन वाला क्वेश्चन भी आ जाता होता है समटाइम्स, और इंशाल्लाह आएगा पेपर में, तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर लोगे. तो लेट मी टेल यू द ट्रिक फॉर दिस. वर्किंग अलोन अ मशीन एक्स कैन मैन्युफैक्चर 1000 नेल्स इन 12 आवर्स. सेम क्वेश्चन है वो जो मैंने मैन वाला करवाया था, उससे मिलता जुलता है. Working together, machine X and Y can manufacture 1000 nails in 5 hours. How many hours does Y machine take to manufacture 1000 nails working alone? ठीक है जी. So 1000 nails को मशीन X जो है वो 12 hours के अंदर बना रही है अलोन जो है. So 1/12 उसका रेट आ जाएगा, प्लस X and Y combined they make those nails in 5 hours. हमने y का बताना है कि वही 1000 नेल्स को कितना करेगा. तो लेट्स से y का रेट इज 1/y कर लेते हैं. सिंपली यू विल बी टेकिंग द एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/y. एलसीएम आ जाएगा, सो 12 - 5 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/y. सो आगे इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है जी. सो दिस इज हाउ बेटा मील्स ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई है ना, मैंने वन स्टेप में कर दिया. अगर आप लास्ट क्वेश्चन का पूछ रहे हो, पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन समझ आया, आगे इसको सॉल्व कर लोगे. अच्छा वापस आते हो ना, देखो मैंने टोटल मील्स कैलकुलेट कर ली है ना भाई, ये ऊपर मील्स ही कैलकुलेट किए ना. टोटल जो ऊपर मल्टीप्लाई किया था टोटल मील्स आ गई, नीचे आप डे से डिवाइड कर दोगे टोटल डेज आ जाएंगे. वन स्टेप में उसको कर लो. एंट्रेंस टेस्ट में इतना टाइम आपके पास नहीं होता. यू हैव 2 hours, you have to solve 100 questions x, right? And you need to find out the value of x square plus 1/x square. So this is a simple thing, it's not a सुपर डिफिकल्ट थिंग कोई नहीं है. अच्छा, अब आप बात याद रखो, जब भी आप 1/x निकालोगे ना तो आप इसको रेसिप्रोकेट करते होते हो, इसको रैशनलाइज सॉरी करते होते हो. रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, रेसिप्रोकेट करने के बाद रैशनलाइज करते हो, ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराते हो. और आप ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कराते हो कि जो दरमियान वाली टर्म है, अगर ये माइनस है तो आप प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हो. दिस इज प्लस तो आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हो. एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 1/x हमेशा ऐसी सिचुएशन के अंदर एक मैं करवा देता हूँ, 3 + 2√2 है ना, तो अगर आप नीचे देखोगे तो दिस विल बी 3 a minus b a plus b, so this will be a square minus b का स्केयर. so ऊपर तो आएगा 3 + 2√2, right? so in the denominator I will be having 3 का स्केयर as 9, 2 का स्केयर as 4 and √2 as 2, so 4 into 2 will be 8. so this will be 3 + 2√2. तो इन सिचुएशंस के अंदर एक शॉर्टकट टिप ये है कि मोस्टली सिचुएशन जब भी आपके पास 3 - 2√2 होता है तो आप 1/x चुप करके आपने वहां पे क्या ले लेना है, 1/x की वैल्यू को आपने ले लेना है 3 + 2√2, बात ही खत्म हो जाएगी. तो आपका ये स्टेप बच जाएगा, ठीक है. मैंने ये एक स्टेप करके दिखा दिया एक दफा ताकि आपको समझ आ जाए, मसला ना हो किसी क्वेश्चन में. सो x की वैल्यू है मेरे पास, x की वैल्यू है ना मेरे पास 3√2. सो दैट वैल्यू इज मेरे पास है, क्या है, दैट इज 3 - 2√2 प्लस 1/x की वैल्यू को ऐड कर लेंगे. 1/x की वैल्यू मैंने बताया इन सच सिचुएशन जब भी अंडर रूट होगा रैशनलाइज होता है तो ऑपोजिट साइन के साथ आता है, ठीक है जी. अब हम दोनों तरफ स्केयर कर रहे हैं. आई एम स्केयरिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड. सो ये मैंने क्या किया, x की वैल्यू लिखी है
साथ 1/x की वैल्यू लिखी है, x की वैल्यू लिखी है, साथ 1/x की वैल्यू लिखी है। दोनों का मैं स्केयर कर लूंगा। दोनों का स्केयर करने से पहले इस वाले को तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सो दिस विल बी -2 √2 और +2 √2 कैंसिल हो जाएगा। 3 + 3 विल बी 9, 3 + 3 विल बी 6, 6 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। सो इट विल बी x + 1/x का होल स्केयर। अब एक और टिप याद रखो कि जब भी यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला खोलोगे तो आपने माइनस करना है लेफ्ट साइड पे 2 को, अगर आपने x स्केयर + 1/x स्केयर निकालना है। और जब भी आपके पास x - 1/x का फॉर्मूला हो रहा होगा तो आपने 2 को प्लस करना है। मैं एक इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप कर देता हूँ, पेपर के अंदर आप यूं टाइम बचा सकते हो। 6 का स्केयर 36, इधर आ जाएगा a स्केयर + b स्केयर + 2ab। सो x बाय 1/x जब भी होगा ना तो x 1/x कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैं कह रहा था ना कि प्लस के केस में यहाँ पे आपने 2 माइनस करना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और माइनस के केस में यहाँ पे प्लस करना है, बस वैसे कह रहा था। माइनस के फॉर्मूला में यहाँ पे -2ab ओपन होगा, प्लस के फॉर्मूला में यहाँ पे +2ab ओपन हुआ है, तो ये प्लस मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा। 36 में से 2 माइनस होगा, 34 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। जिस क्वेश्चन में मैंने x + 1/x होल स्केयर की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगा। जहां पे मैंने x स्केयर + 1/x स्केयर की वैल्यू निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। वो a - b होल स्केयर का भी हो सकता है, a + b होल स्केयर का भी हो सकता है। अच्छा, इस ऊपर वाले को मैं फिर समझा देता हूँ। देखो, x की वैल्यू वाज गिवन एज -3 2 राइट। तो इन सच सिचुएशन आई हैव टू रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी अंडर रूट वाली टर्म होती है उसके साइन के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सो अंडर रूट वाली टर्म के साथ हियर इट वाज माइनस, तो मैंने क्या किया, प्लस से भी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो दिस इज a - b एंड a + b। This will become a formula which is a square minus b square. So all the formulas I have already revised them in the previous class। जो अलजेब्रा के formulas हैं पहले क्लासेस में हुए हैं उनको आप सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो ना कि अगर आपके पास a - √b की फॉर्म में x है तो 1/x, रिमेंबर मोस्ट ऑफ द केसेस में a + 1/√b ही आता है। अगर a + √b आपके पास x है तो 1/x आपके पास a - √b आता है। एंड जब भी आप x - 1/x होल स्केयर का फॉर्मूला खोल के x स्केयर + 1/x स्केयर बनाओगे तो आपने अपनी दूसरी साइड के ऊपर 2 को ऐड कर लेना है, स्टेप बचाना है अगर तो वैसे आप स्टेप कर लो, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन बी इन द अलजेब्राइक पोर्शन एज वेल। मॉड वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिए थे, मैं फिर थोड़ा सा इनका एक ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली ऑलरेडी जो मैराथन का पार्ट 1 है उसके अंदर हुआ हुआ है, बट अगेन मैं बता देता हूँ। जब भी मॉड ओपन होता है तो एक टर्म प्लस के साथ आती है, एक माइनस के साथ आती है। तो आप क्या करोगे कि जो माइनस वाला है उससे आप अपनी गिवन टर्म को ग्रेटर रखोगे और जो प्लस वाला है उससे स्मॉलर रखोगे। अब इसको आपने 2 पोर्शन में सॉल्व करना है, ये पोर्शन अलग सॉल्व होगा, ये पोर्शन अलग सॉल्व होगा। सो -3 √x + 3 करके सॉल्व करोगे, और x + 3, सॉरी दिस वाज 4, ये 4 था यहाँ पे। सो -4 से बड़ा और +4 से छोटा है। -4 से बड़ा कर लेंगे आप इसको सॉल्व, और दोनों को सॉल्व कर लोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई विल टेक -3 ऑन द अदर साइड, so this will be -7 greater than x। I will take 3 on the other side, this will be x less than 1। so x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन -7 बट लेस देन +1। तो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। इट्स अ डिटो क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी मैराथन के अंदर हो चुका है, बट अगर मॉड से रेलेवेंट को अलजेब्रा में सिचुएशन आएगी तो मोर लेस सेम होगी। अगेन आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। द गिवन इज 3√5 + 2√5 है आपके पास। तो आप क्या करना, दो टर्म्स के तो वही आपका एलसीएम होता है, तो √5 ही एलसीएम आएगा। दिस √5 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस √5। ये मैंने मिस्टेक की थी बल्कि ऊपर तुम लोगों ने बताई नहीं। √5 हाँ का स्क्वायर सर क्या ये आएगा, √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा। तो 3 5 15 है, 45 नहीं है, बताया किसी ने नहीं है, नीचे √5 पड़ा हुआ है। So this is 17 by √5. The area of a circle having a circumference 16 pi. So you need to find out the area of a circle। जिस सर्कल का जो circumference है that is 16 pi। तो circumference क्या होता है, एक सर्कल है मेरे पास, एंड इफ यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, आई मूव ऑन द बॉर्डर ऑफ दैट सर्कल और बाउंड्री ऑफ द सर्कल वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, तो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr, एंड एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज πr² इन टर्म्स ऑफ r अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। So what I will do here is I'll plug in the value of 16 pi in place of the circumference। 2πr आ जाएगा मेरे पास, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 16 पाई था ना सर्कमफ्रेंस, तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा, तो वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी 8। सिंपली मैं यहाँ पे प्लग इन कर लूंगा पाई आर का स्केयर, 8 का स्केयर, दिस इज 64 पाई। सो यू विल गेट द एरिया ऑफ द सर्कल। So the area of a sphere is 625 centimeter square, then its perimeter will be
एरिया ऑफ अ स्केयर जो है वो मेरे पास 625 सेंटीमीटर स्केयर है, हमने उसका पेरीमीटर बताना है। सो एक स्केयर है मेरे पास जिसका एरिया इज 625। सो द एरिया इज 625। एरिया कैसे आता है स्केयर का? स्केयर की लेंथ भी एक्स होती है, विड्थ भी एक्स होती है, दैट इज एक्स इंटू एक्स इज 625। so this is x square is equals to 625. I will be taking under root on both sides, x is equals to 25 आ जाएगा। और आपका जो स्केयर होता है, ठीक है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसका सॉरी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स होता है। तो x x x और x को ऐड कर लेंगे 4x आ जाएगा। so this will be 4 into 25, 100 सेंटीमीटर विल बी इट्स, 100 सेंटीमीटर विल बी इट्स जो आपका पेरीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1152 फीट। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है दैट इज 1152 फीट है। एक रेक्टेंगल है मेरे पास, उसका जो एरिया है दैट इज 1152। इफ द विड्थ इज ट्वाइस द लेंथ, इफ द विड्थ इज ट्वाइस द लेंथ, यहाँ पे उल्टा काम है, लेंथ लेट से x है, विड्थ लेट से 2x है, width is twice the length, so it's a kind of a, अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं, so it's a kind of a rectangle which is like this. So this is your length, this is your width, so the width is, for example, the length is x, so then the width will be 2 times of the x, and the area of that rectangle is 1152 feet. So the area of a rectangle is given by length into width. The area is 1152, लेंथ इज x, विड्थ इज 2x। वाई? क्योंकि उसने खुद कहा ना कि विड्थ डबल है लेंथ से, तो मैंने लेंथ x ले लिया, विड्थ को 2x कर दिया, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 11 11 1152, 2 के साथ इसका कैंसिल करेंगे, तो 2 5 10, 500 एंड 5 7 14, 576 आएगा। आई विल बी टेकिंग अंडर रूट, सो x विल बी 24। सो x आ गया 24। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, सम ऑफ साइड्स हमेशा पेरीमीटर होता है, याद रखना है। सो दिस साइड इज x, this is x, this is 2x, this is 2x, so this will be 2x 2x 4x plus x 2x is equals to your perimeter, so this will be 6x is equal to your perimeter, 6 into 24 कर लोगे आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। सो 6 into 24 कर लेते हैं, क्योंकि 6 4 24 का 4 आएगा, 2 विल बी कैरिड, 6 2 12, 12 में आप 2 ऐड करोगे 2 आ जाएगा, सॉरी 6 2 12, 12 में आप 2 ऐड करोगे 14 आ जाएगा। सो 144 इज योर पेरीमीटर, सो 144 फीट इज योर पेरीमीटर, राइट। 4x कहाँ से आया? लेंथ, एक लेंथ भी 2x है, दूसरी लेंथ भी 2x है। पेरीमीटर के फॉर्मूलाज तैयार करो, फॉर्मूला लिस्ट इज अपलोडेड ऑन द ड्राइव, वहां से जाके पहले फॉर्मूलाज को देख लो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय x%, कितने परसेंट एरिया में इंक्रीज आया है? सो आया बाय रेक्टेंगल जिसका एरिया, जिसकी लेंथ इज इंक्रीज बाय 40%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, न्यू आपने बताना है कितना परसेंट डिक्रीज है। सो सपोज कहते हैं ये कि मेरा जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ भी 10 है, उसकी विड्थ भी 10 है, तो 10 इंटू 10 उसका ओल्ड एरिया कितना होगा, ओरिजिनल एरिया होगा उसका 100। 10 इंटू 10 ले लिया करो ताकि ईजी हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि इसका 40% 20% निकालना आसान है। अब लेंथ में इंक्रीज आया 40% का, 10 थी लेंथ, तो लेंथ का जो 40% है 4 बनता है, 40% का इंक्रीज हुआ तो नई लेंथ 14 बनती है, इनटू विड्थ में डिक्रीज आया 20% का, 10 का 20% 2 बनता है, विड्थ को डिक्रीज करेंगे 2 से, सो न्यू विड्थ 8 बनेगी। सो 14 इंटू 8 कर लेंगे, 14 इंटू 8 करोगे आप 112 आएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, 12% आपका न्यू एरिया जो आपका इंक्रीज हुआ है वो आएगा। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर पाई? पाई की वैल्यू आपसे पूछा है सर्कमफ्रेंस, रेडियस और डायमीटर की टर्म में, तो c इज इक्वल टू 2 पाई r होता है मेरे पास। अब इफ आई separate out the radius, the value of r, so this will be 2 by pi, this will be sorry, I have to find out the value of pi, find out करनी है मैंने, रेडियस की नहीं करनी।
So in this question, which of the following is the correct formula for pi? So c is equal to 2 pi r है, तो पाई को यहाँ पे रहने देते हैं, 2 और r को आप नीचे ले जाओगे, पाई आ जाएगा. सर्कमफ्रेंस इज 2 टाइम द रेडियस, 2 टाइम द रेडियस इज योर डायामीटर. सो सर्कमफ्रेंस बाय डायामीटर इज योर पाई. वाई एक सर्कल है, ये उसका रेडियस है, ये कंप्लीट उसका डायामीटर है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दीज मैंने बताया है बचपन में हम कैसे परसेंटेज निकालते थे, मार्क्स ऑब्टेन ऊपर आते थे, टोटल मार्क्स नीचे आते थे इनटू 100. ऐसा मैंने कल एक क्वेश्चन में यूज किया था फॉर्मूला, एक तो आप उसको यूज कर सकते हो. परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालनी है? परसेंटेज इंक्रीज आएगी न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100. ठीक है. परसेंटेज डिक्रीज भी यूं निकालनी है. परसेंटेज डिक्रीज के अंदर ओल्ड वैल्यू बड़ी होती है या ओरिजिनल वैल्यू बड़ी होती है, तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, लेकिन चेंज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू पे आता है, इनटू 100 कर लोगे. सो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा. ये टोटल 3 फार्मूलाज हैं. अगर इनको समझ लो लगाना कहाँ पे है, कैसे निकालना है, तो जो है वो इसको कवर अप कर लोगे. ठीक है. ये 3 फार्मूलाज परसेंटेज इंक्रीज के देखने हैं, परसेंटेज डिक्रीज. अब आते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए. प्रॉफिट कैसे आता है भाई? प्रॉफिट आता है सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. परसेंटेज प्रॉफिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. प्रॉफिट कब होगा? जब चीज में इंक्रीज आएगा ना. 1000 रुपए की ली थी, 1200 की सेल की. So I have sold something for 1200 which I have bought for 1000 rupees. So then I have a profit. अब ये देखो वापस आओ, थोड़ा सा छोटा कहाँ से होगा, ये हो गया. अच्छा जी, ये इस पे आओ, ये देखो परसेंटेज इंक्रीज यही चीज नहीं है. न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू बाय ओरिजिनल. तो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. परसेंटेज लॉस कब होगा? एक चीज ली थी 1200 की, सेल आउट की 1000 की, 200 का लॉस हो गया. उसमें न्यू वैल्यू छोटी है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को तुम माइनस करोगे. चेंज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हमेशा. ये 4-5 बातें हैं परसेंटेजेस की और प्रॉफिट लॉसेस. एक्स प्लस वाई की वैल्यू है जी 5. एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 5. अच्छा, उसमें वाई प्लस जी की वैल्यू है 8. ठीक है. उसमें वैल्यू है एक्स प्लस जी की, वो 11 है. तीनों को पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, तीनों को मैं पहले ऐड कर रहा हूँ. तो एक्स प्लस वाई, वाई वॉज 5, वाई प्लस जी वॉज 8, एक्स प्लस जी वॉज 11. ऑल थ्री की लेफ्ट साइड लेफ्ट पे, राइट साइड राइट पे ऐड होगी. एक्स और एक्स ऐड होके हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस दिस z एंड दिस z बॉयज. दिस विल बी 2z, 5 एंड 11 is 16. 16 में 8 आएगा इज 24. 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा इज इक्वल टू 24. 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जी आ गया वैल्यू. अब लो ना एवरेज, क्योंकि अगर x वाई जी की एवरेज लेनी है तो उसका मतलब क्या है, x और y और z को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करोगे तो एवरेज आएगा. तो यहाँ पे तो x प्लस वाई की वैल्यू, y प्लस जी की वैल्यू, x प्लस जी की वैल्यू गिवन थी ना. तो मैंने क्या किया, तीनों को ऐड किया. लेफ्ट साइड ऑन द लेफ्ट साइड, हैंड साइड राइट वन ऑन द राइट साइड. आई एडेड देम अप एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जी विच इज 12. आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो टू गेट द एवरेज. सो 12 by 3 is 4. राइट जी? एनी कंफ्यूजन? हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ. आज मैं सवाल साथ साथ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा इस रिकॉर्डिंग को सिर्फ ड्राइव पे अपलोड करने का प्लान था, इस वजह से. जी क्लियर है? आगे चलें. जी मेहताब, चीज़ें समझ आ रही हैं? आपका आज फर्स्ट डे है. मिशाल, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? आशिर, तुमने कल से ज्वाइन किया हुआ है, तुम्हें भी चीज़ें समझ आ रही हैं? आज पुराने लोग खामोश बैठे हुए हैं. जी मिशाल, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं बेटा? चैट का यूज़ करके क्वेश्चन कर सकते हो. आशिर ठीक है, अच्छी बात है, ओके चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये एवरेजेस मैंने करवानी नहीं थी दोबारा, बहुत दफ़ा की थी, लेकिन बड़ा ही मसला है कि एवरेजेस में, सेल प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में, परसेंटेजेस में
और प्रोबेबिलिटी में अभी भी मसला आ रहा है, आना नहीं चाहिए था, खासकर जो 28 सितंबर से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, स्टार्ट से बैठे हुए हैं, चीजें साथ साथ करनी थी। बहरहाल आप सब लोग जो है थोड़ा सा स्पीड अप करें चीजों को, बिकॉज द टाइम इज रनिंग आउट, राइट। अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, नास्ट वाले हो गए अपने उसमें देते हैं उठा के, क्या कहते हैं, सोशल साइंसेज के टेस्ट में, एनटीएस के टेस्ट में, बैरिया एयर के टेस्ट में, एनडीयू के टेस्ट में, हबीब के टेस्ट में, डीएचएस सुफा का जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आप मर्चेंट नेवी का कोई टेस्ट उठा के देख लो, वो भी खैर एनटीएस कंडक्ट करती है, उसके अंदर भी अगर एवरेज का सवाल आता है तो ऐसा एक सवाल अक्सर पेपर के अंदर होता है। खैर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, हो सकता है किसी का आए किसी का ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बड़ा ईजी है, वही है। कहता है 5 नंबर की एवरेज 54 है, 3 नंबर की एवरेज, अगर 3 नंबर उसमें से 26, 28 और 30 है तो अगले दो की एवरेज बता दो। बंदा खाम खा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, भाई अगले दो की एवरेज निकालनी है तो उन दो को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उनकी एवरेज आ जाएगी। 1 मिनट में पानी पी लूं, करवाता हूँ। सो व्हाट आई विल डू हेयर इज कि एवरेज है 5 नंबर्स की, ठीक है, 5 नंबर्स की एवरेज है 54। अच्छा जी, एवरेज है 5 नंबर्स की 54, जिसमें से पहले 3 नंबर हैं 26, 28 एंड 30। फोर्थ और फिफ्थ नंबर की एवरेज निकालनी है, अगले दो की, यानी X4 और X5 का मैंने उनको नाम दे दिया, डिवाइडेड बाय 5 करूंगा ना, 5 नंबर है, 5 की एवरेज है भैया। सो 5 × 50, 200, 200 वो हो गया, और 5 4 20, तो राइट साइड पे तो आएगा 220। X4 और X5 को यहीं पे रहने देते हैं, 26 में 28 ऐड करेंगे 48 हुआ, 48 में 6 ऐड हुआ तो 54 हो गया, 54 में 30 ऐड हुआ तो 84 हो गया। ये 5 कहाँ गया है, मल्टीप्लाई हो गया, कहीं भी नहीं गया, उधर ले जाएंगे तो फोर्थ और फिफ्थ नंबर यहीं पे रह जाएगा, उनका सम 220 में से माइनस कर देना आप 84 को। सो 220 में से 80 जाएगा तो 140 रह जाएगा, 140 में से फिर 4 जाएगा तो 136 रह जाएगा। सो फोर्थ और फिफ्थ नंबर मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, लेफ्ट साइड को मैं रिपीट नहीं कर रहा ताकि पेपर में टाइम बचता है ना, फिर 136 आ गया था, इधर भी 2 से डिवाइड कर लेंगे, इधर भी, क्योंकि दो की एवरेज निकाली है, दो का सम डिवाइडेड बाय 2, 2 नंबर्स का सम 2 नंबर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द एवरेज। तो द एवरेज इज, कैंसिल कर लोगे ना आगे, मैं करवा दूं, 2 1 जा और 2 6 जा 12, ठीक है जी, 2 6 जा 12 आएगा, और 1 बचेगा 8, 68 आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन में क्यों नहीं है 68। हम लोगों ने किया तो बिल्कुल ठीक है, 26 में हम 28 ऐड करेंगे, 48 हुआ था, 54 हो गया था, 54 में 30 आया था, 84 हो गया था, 80 गया वहां पे तो 140, और ये, हाँ, 54 × 5 क्या होगा, हाँ 270 होगा ना, 5 5 या 250 था ना यार, 250 में वो ऐड हुआ, ठीक कह रहा है, 250 और वो 20 ऐड हुआ था, ये हो गया था 270 हो गया था। ठीक है जी, आगे इसको कर लेना। इस पे आ जाओ, अलजब्राइक टर्म्स हैं, कह रहा है कि इसकी एवरेज बता दो, अलजब्राइक टर्म्स की एवरेज निकालेंगे, तो अलजब्राइक टर्म्स की एवरेज क्या आएगी, तीनों तीनों टर्म्स है ना, ऐड कर लेते हैं सिंपली। ऐसा क्वेश्चन आ जाए खामा घबरा जाते हैं, कुछ इशू नहीं होता, यूजली इसमें एक्स स्केयर या एक्स क्यूब वाली जो टर्म्स होती हैं वो कैंसिल होती है, 3 नंबर थे, 3 पर डिवाइड करेंगे, एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाय बाय हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद 3x -6, और वो आ जाएगा 39 में से, ठीक है जी। सो 33, 3 कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले 3 से कैंसिल कर देंगे, x + 11 आ जाएगा जी। यहाँ तक कोई मसला हो, चलूँ आगे। कहते हैं 8 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑब्टेन्ड 60% मार्क्स, 3 obtained 75% marks, 2 obtained 80% marks, 7 obtained 45% marks in the class test. What is the average test? अच्छा, इसमें ना वेटेड एवरेजेस हैं,
इसमें ना वेटेड एवरेजेस हैं। वेटेड एवरेजेस को आप कैसे करोगे? वेटेड एवरेजेस को करने के लिए आप जितनी जितनी वेटेज है ना उससे मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है? जितनी जितनी वेटेजेस हैं उनसे आप उसको मल्टीप्लाई भी करोगे। बट आई एम ट्राइंग टू से, देखो ना 8 स्टूडेंट्स के 60% मार्क्स हैं, सो आप 8 इंटू 60 करोगे, प्लस 3 स्टूडेंट्स के 75% मार्क्स हैं, 3 इंटू 75 करोगे, प्लस देखो ना सम करना होता है ना सबका, तो अगर 8 स्टूडेंट का 60 है तो मैं 8 दफा 60 करने के बजाय 60 फिर 60 फिर 60, 8 इंटू 60 क्यों ना कर दूं? 2 के 80% है, 2 इंटू 80 करोगे। 7 के 45% है, 7 इंटू 45 करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, ये समझ आया? जल्दी बताओ भाई, आगे चलें। ये वेटेड एवरेजेस वाला क्वेश्चन क्लियर है? ऑफ अ गोल ऑफ अ टीम इज हैज स्कोर्ड 7 मैचेस इज 8, 7 मैचेस की एवरेज 8 है। 10 द एवरेज 7 मैचेस की एवरेज 8 गोल्स की है। द एवरेज 10 goals for the first 3 matches and they scored 5 goals each in the next 2 matches. What is the average score of the last 2 matches? Easy question है। टोटल 7 मैचेस की जो एवरेज है, सम ऊपर होगा, सम को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं या मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एस बाय 7 मैचेस है ना यार, तो 7 से डिवाइड करना है। ये सवाल आता है बंदा परेशान हो जाता है, वो 8 से डिवाइड कर जाता है। अरे भाई मैचेस 7 है, एवरेज 8 है। ये बड़े तेज है, जानबूझ के ये हरकत करते हैं। अब सम क्या आ जाएगा? 7 8 या 56। द एवरेज 10 गोल्स फॉर द फर्स्ट 3 मैचेस, फर्स्ट 3 मैचेस की एवरेज है 10 गोल्स, तो फर्स्ट 3 का सम क्या होगा? 30। फर्स्ट 3 का सम हो गया 30। अगले 2 मैचेस में दे स्कोर्ड 5 गोल्स ईच इन द नेक्स्ट 2 मैचेस, तो फोर्थ मैच में भी 5 गोल्स, फिफ्थ मैच में भी 5 गोल्स, 5 प्लस 5 10 हो गए। आखिरी 2 मैचेस का स्कोर रह गया ना, आखिरी 2 का सम रह गया, डिवाइडेड बाय, डिवाइड की जरूरत ही नहीं है, 56 मैं कर चुका था, वहां पे मैं सॉल्व कर चुका था। अब 30 और 10 को ऐड करेंगे, 40, 40 उधर जाएगा, तो लास्ट 2 का जो सम आएगा दैट इज 56, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 40 से माइनस करके फिर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 दोनों तरफ, 16/2 करेंगे, 8 आएगी। तो आखिरी 2 मैचेस की जो एवरेज है दैट इज 8 गोल। जल्द द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, राइट? द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, ये कह रहा है वो एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, एंड एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस, देखो 0 इज ग्रेटर देन एक्स, इट मींस कि एक्स जो है वो नेगेटिव है। सो फिर क्या सिचुएशन होगी कि इनका प्रोडक्ट क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो क्या एक्स नेगेटिव है? देखें जल्दी में, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन में चूंकि कंफ्यूज होते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे सॉल्विंग नहीं है, सो कॉमन सेंस की बात ये पता चल रही है कि एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स नेगेटिव है, सो जल्दी में इसको मार्क कर देंगे। देखें ये बात तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें तो प्रॉब्लम इससे है कि x तो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, बट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर का जो आंसर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। लेट से एक नंबर -2 है, दूसरा नंबर भी -1 है, सो -2 -1 विल बी +2। आप बड़े नंबर्स ले लो, छोटे नंबर्स ले लो, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है सो देयर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, सो द राइट आंसर हियर इज -y। So such a kind of question in which there is no solving, there are at least you can say 3 to 4 such kind of questions at least in the paper कि जिनके अंदर सॉल्विंग कम होगी बट इंट्यूशन या लॉजिक जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होगी, लेकिन दे विल बी इन द मैथमेटिक्स का सेक्शन के अंदर ही आपके पास जो इंक्लूडेड होंगे। सो एक्स ऑलरेडी लेस देन 0 है, ये बात हमें पता है, -x जल्दी में आके आंसर नहीं लगाना, y भी माइनस होगा तो इसलिए दोनों नेगेटिव का आंसर विल बी पॉजिटिव। सो I have given the reason for this question. Next again, same sort of situation by the way, ये जो फॉल 2024 के एनटीएस के बैरियर एयर के टेस्ट थे उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन थे, वेरिएबल्स के नाम चेंज थे, जो ये वाला जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली 2 की मैं बात कर रहा हूँ। सो द क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि if a is greater than 0 and b is also greater than 0 and a minus b is less than 0,
a माइनस बी इज लेस देन 0, तो फिर इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि b इज ग्रेटर देन a। आप पुट करके देख लो, ऐसे सिचुएशन में आप वैल्यू सपोज कर लिया करो, जैसे मैंने अपने पास से कुछ नंबर्स ले लिए। सो एक कॉमन सेंस की बात ये है, अगर दोनों नंबर ही पॉजिटिव हैं, सो पॉजिटिव नंबर्स का सम तब तब नेगेटिव होगा, तब लेस देन 0 होगा। कॉमन सेंस की बात है, इंट्यूशन की बात है कि आपके पास जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो उससे बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन 0, 11 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ना कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0। सो 5 माइनस 11 लेस देन 0 बनता है। यस, बिकॉज माइनस 6 है। सो जब भी दोनों नंबर पॉजिटिव हो, तो दो नंबर जो डिफर हो रहा होगा, जो माइनस हो रहा होगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन द नंबर जिसमें से माइनस हो रहा है। तो देन आंसर विल ऑलवेज बी लेस देन 0। सो दिस इज एन इंट्यूशन बेस्ड, दिस वाज आल्सो इंट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। सो ये सिचुएशन है। So next question, sometimes they create scenarios with angles and figures as well in such kind of questions. So इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि if lines L1 and L2 meet when extended to the right, which inequality best expresses the relationship between A and B? सो क्वेश्चन में आपको ये बताया रहा है एग्जामिनर कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं L1 एंड L2 मीट व्हेन एक्सटेंडेड टू द राइट। सो हो रहा क्या है कि दो लाइंस हैं, दे आर नॉट परपेंडिकुलर, दे आर नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। बिकॉज व्हाई? देखो, पैरेलल लाइन को जितना मर्जी खींचो, दे विल नेवर मीट। परपेंडिकुलर लाइंस व्हेनेवर दे विल मीट एट अ राइट एंगल। ठीक है, सो दे विल मीट एट अ राइट एंगल। सो अपेरेंटली फिगर के अंदर जो लाइंस हैं वो 90 डिग्री पे भी मीट नहीं कर रही, और पैरेलल तो हो नहीं सकती, तभी मीट कर रही हैं। सो एक्सटेंडेड टू द राइट, यानी इन लाइंस को अगर आप राइट की तरफ खींच के लेके जाते हो, विच इनइक्वालिटी बेस्ट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। सो कौन सी इनइक्वालिटी इन दोनों का रिलेशनशिप हमें जो है वो बता रही है? सो ए और बी का जो सम होगा वो ये एंगल्स हैं। सो ये तो गौर करना है, ए और बी एंगल्स हैं। ठीक है, एक बात कॉमन सेंस की बात है, जब भी तीन तीन कॉर्नर्स मिलते हैं तो जो फिगर बनती है उसका क्या नाम होता है? तो थ्री साइडेड फिगर का क्या नाम होता है? थ्री वर्टिसेस वाली फिगर का क्या नाम होता है? वो ट्राइंगल बन जाता है भाई आपके पास, राइट? सो इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। सो क्योंकि ये मैं जूम का अपना बोर्ड यूज कर रहा हूँ रादर देन द वन नोट, सो इसके अंदर चलो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ट्राइंगल यूं ड्रॉ होगा। सो देखें, जब भी तीन साइड्स मिलेंगी, सो यू विल गेट अ शेप, अ ट्राइगोनल शेप। दैट शेप इज नोन एज अ ट्राइंगल। ट्राइंगुलर शेप है वो, तीन एंगल्स वाली शेप है। सो कॉमन सेंस लगानी है ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब ये लाइन मैं एक्सटेंड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन भी एक्सटेंड कर दी और ये लाइन भी एक्सटेंड कर दी, एंड दे मीट एट दिस पॉइंट। सो नो आई हैव थ्री वर्टिसेस। बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स, राइट? सो आई हैव टोल्ड यू गाइस कि ये जो क्वेश्चंस आज के लेक्चर के अंदर हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर वैसे जैसे हम सॉल्विंग टेक्निक्स पीछे करते हैं, जो लोग पिछले सेशन के लोग क्लास ले रहे हैं या जो नए सेशन के लोग आज बैठे हुए, अगर उनको सारी चीजें वो मैं रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का तो सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। सो द थिंग इज कि जब भी तीन साइड वाली तीन वर्टिसेस वाली फिगर मिलेगी, तो ट्राइंगल बनेगा। एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री, चाहे वो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, स्केलीन हो, इक्विलेटरल हो। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई सी दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों नहीं होते। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। स्केलीन में ना तो कोई साइड ना तो कोई एंगल आपस में इक्वल होता है, बट वो ट्राइंगल होता है, तीन साइडेड फिगर है। अब वो कह रहा है ए इज इक्वल टू बी, वी डोंट हैव सच गारंटी। हमें जो फिगर नजर आ रही है कुछ ऐसी नहीं है कि हमें जिससे पता चले कि कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैंने बताया ना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, दो साइड्स और दो एंगल्स बराबर हैं, तो उसमें हम कह सकते थे कि ए है और बी है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो रादर देन हिट एंड ट्रायल मेथड या तुक्का लगाने के, ये तो ऑप्शन नहीं है, ट्यूशन लगा लो। कह रहा है ए प्लस बी का सम इज लेस देन 180 डिग्री। सो हेयर ए एंड बी और एंगल्स, क्योंकि उसने ऊपर डिग्री का साइन डाला हुआ है, ए और बी साइड्स नहीं है, एंगल्स हैं। सो अभी मैंने बताया है कि ट्राइंगल के एंगल्स का, तीनों एंगल्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल्स हैं, सिर्फ दो एंगल्स की बात हो रही है ए और बी की, तो डेफिनेटली उनका सम विल बी स्मॉलर देन, लेसर देन 180 डिग्री, राइट? सो 180 डिग्री से कम होगा ना, क्योंकि तीसरा एंगल भी जमा होगा। लेट से मैं इस एंगल का नाम सी रख देता हूँ, डी रख देता हूँ, तो फिर इन तीनों को जमा करोगे तो ऐड करोगे तो 180 डिग्री बनेगा, राइट?
गॉट इट? तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई श्योरली बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, बट अभी नहीं, थोड़े से ट्यूशन वाले क्वेश्चंस करवा दूं क्योंकि मैंने आज लाइंस और वो भी कवर करने और फ्राइडे को हम एक ही क्लास कर पाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a plus b is greater than 7 and a minus b is greater than 5. Which of the following gives all the possible values of a and b of a and only possible value of a? कहीं यहाँ पे कोई टाइपोलॉजिकल मिस्टेक तो नहीं है इस क्वेश्चन में कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। अच्छा ठीक है, ए की बात कर रहा है, लेट्स से इसको पहले ए के लिए सॉल्व करते हैं। मैं भी यहाँ पे टाइपो और वो साथ ए के साथ बी की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं ऐड किया हुआ, यूजली जो मैं डेली बेसिस पे खुद से क्वेश्चन बनाता हूँ या देखता हूँ, ये गैट की बुक जो एनटीएस की बुक है उसके अंदर से ये सिचुएशन करवा रहा हूँ। और ये नेट की बुक में भी क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे 3-4 ही लिखे हुए थे उसकी एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने गैट में से कराया ताकि एक दफा इंट्यूशन का लेक्चर आपका कवर्ड अप हो जाएगा। सो इन द क्वेश्चन नंबर 4 द एग्जामिनर इज टेलिंग द क्वेश्चन में हमें है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 7 है और कहता है a माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन 5 है। सो जब भी दोनों इनइक्वालिटीज आपके पास सेम साइड पे हों, देखो इक्वालिटीज में तो हम इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं ना, मैं कहता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, ये काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x ऐड हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 5 और 6 11 आ जाएगा, x की वैल्यू 11/2 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वैसे अपने पास इक्वेशन लिखी हैं, बट दीज आर नॉट इक्वेशन, रिमेंबर ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटीज हैं, दे आर इनइक्वालिटीज, ठीक है जी। सो दे आर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती अनलेस अनटिल दोनों इनइक्वालिटीज के लेफ्ट साइड सेम हो या एक साइड एटलीस्ट सेम हो और साइन भी दोनों के उसी तरफ से ग्रेटर देन के हो। देखें ये जो साइन है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल ब्रैकेट वैसे इसको कहते हैं, ये साइन जिसकी तरफ मुड़ा हुआ है इसका मतलब है वो क्वांटिटी बड़ी है, यानी यहाँ पे a प्लस बी का सम बड़ा है, दूसरी इनइक्वालिटी के अंदर a माइनस बी का सम बड़ा है, सॉरी a माइनस बी का डिफरेंस बड़ा है, ठीक है। सो हम अब इनको ऐड कर सकते हैं, ये अगर यूं होते a प्लस बी, और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इंट्यूटिव मेथड है, ये यूं होता और दूसरे वाला जो है वो इस तरफ होता तो हम इनको ऐड ना कर पाते, फिर हमें वैल्यूज निकाल के प्लग इन करनी पड़ती, ठीक है। खैर सॉल्विंग का मेथड ही है वो भी। सो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, जब मैं a प्लस बी ग्रेटर देन 7 है एंड a माइनस बी इज ग्रेटर देन 5 है, दोनों को लेट से ऐड कर सकता हूं। क्यों ऐड कर सकता हूं, मैंने शॉर्टकट टेक्निक बता दी है, एक शॉर्टकट मेथड बता दिया कि ये भी इक्वालिटी उसी तरफ है, ये भी सॉरी इनइक्वालिटी उसी तरफ है, दूसरी भी उसी तरफ है, वेरिएबल्स भी दोनों के सेम है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए एंड ए विल बिकम 2a ग्रेटर देन एंड दिस विल बी 7 and 5 is 12, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 6, सो a इज ग्रेटर देन 6, ऑप्शन ए इज योर राइट वैल्यू, राइट जी। सो इनको इक्वालिटीज की तरह तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों के साइन सेम हो, ये बात याद रखना, या फिर वरना बचपन से हम इक्वालिटीज करते हैं आ रहे हैं, यहाँ से बी की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट करो फिर सॉल्व कर लो, यूं भी कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट बता दिया जाके पेपर में टाइम बच जाए, टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज लेस देन 0, यानी ए बी से बड़ा है और सी लेस देन 0 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी चीज इसमें से ट्रू नहीं होगी, कौन सी चीज ट्रू नहीं होगी जी। क्या ए और सी का प्रोडक्ट स्मॉलर होगा बी और सी के प्रोडक्ट से, नहीं, ये कॉमन सेंस नहीं बनता। आप नंबर सपोज करके देख लो, मैंने बताया ना ऐसी सिचुएशन में देर इज नॉट के वजह से मैंने मेथड्स पढ़ाता आया हूं पहले, ठीक है ना, इट इज नॉट लाइक यू आर गेटिंग मैथडोलॉजीज कि आपके पास क्वेश्चन होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व अप द क्वेश्चन, राइट। सो व्हाट यू विल डू हेयर इज कि आप इस सिचुएशन के अंदर नंबर्स को सपोज कर लो, वैल्यूज को सपोज कर लो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 है ग्रेटर देन 4, 5 को मैंने ए रख लिया क्योंकि वो खुद कहता है ए ग्रेटर देन बी है, एंड सी इज लेस देन 0, सी को कोई नेगेटिव नंबर मान लो, लेट से -2 मान लिया, करके देख लो ना, ए को 5 रख लिया है, बी को 4 रख लिया है, सी को -2 रख लिया। सो ए सी क्या आएगा, 5 इंटू -2 आएगा, लेस देन 4 इंटू सी क्या है, लेस देन 0 है वो भी -2 है, तो ये तो -8 आ रहा है, ये -10 आ रहा है, वैसे तो ये बात दुरुस्त बन रही है, ये बात दुरुस्त बन रही है। पहले देखते हैं क्या पता इसमें ऑल ऑफ द अबव का भी आंसर है, a प्लस सी बी प्लस सी करके देख लेते हैं, a बड़ा था ना 5 -2 हो जाएगा, b जो है वो छोटा था 4 था, c -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 5 में से 2 गया 3, 3 इज ग्रेटर देन 4 में से 2 गया 1, ये बात भी करेक्ट बन रही है। इसको भी करके देख लो, ए में से सी माइनस करते हैं,
सो ए में से सी माइनस करेंगे, तो ए में से जब आप सी माइनस करोगे, सो ए 5 था, सी माइनस करोगे माइनस माइनस 2 हो जाएगा, नंबर वही सपोज फिर रखने हैं सारी ऑप्शन में, राइट। और बी मैंने क्या सपोज किया था 4, सी माइनस 2 था, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। सो यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रहा है, नहीं ये ऑप्शन तो गलत है, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। लेकिन ऑलवेज कौन सी ठीक बन रही है उसको आपने फिर चेक करके मार्क करना होगा। तो इन सच सिचुएशंस, ठीक है, सो इन सच सिचुएशंस, ठीक है, आपने क्या करना है कि नंबर को सपोज कर लेना है और नंबर को सपोज करके आंसर जो है वो मार्क करने हैं। बाय द वे इसके केस के अंदर ऑलवेज दिस चॉइस विल ऑलवेज बी करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जब एक दो आप वो नेगेटिव नंबर्स पुट करोगे तो ये मसला कर देगा। ये ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा करेक्ट है, इसको बाद में प्रैक्टिस में कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप इन इन मेथड्स के अंदर आप जो है ना खुद से इंट्यूटिवली वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो, क्योंकि इनमें वैल्यूज गिवन नहीं है। सो ए इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज बी इज ग्रेट इज यू नो स्मॉलर देन 1 बट इज ग्रेटर देन 0। सो ए की वैल्यू 1 है लेकिन बी जो है वो पॉइंट्स में नंबर है, जो 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, लेट से वो 0.5 है। तो कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगी? क्या ए इक्वल टू बी होगा? नहीं, हमेशा थोड़ी इक्वल होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल तो नहीं है ना, सिर्फ ग्रेटर देन की बात है। सो ये सिचुएशन तो बिल्कुल ही गलत है पहली वाली। क्या बी ग्रेटर देन ए होगा? ये तो स्टूपिड बात है, बिल्कुल ही ब्लंडरस बात है, इस बात का लॉजिक के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा। एनीवेज देख लो ना, खुद देख लो आप कि भाई बी वो खुद कह रहा है, बी वो कह रहा है कि जी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। लेट से मैंने सपोज किया था 0.5 है, तो 0.5 1 से कैसे बड़ा होगा, क्योंकि ए को तो पक्का फिक्स किया हुआ 1 पे। तो ये बात भी नहीं है, स्टूपिड बात है। हाँ, 1/b जो है वो बड़ा है क्या इससे? यस, ये बात हमेशा करेक्ट होगी। जब भी, एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स का रूल है, जितने छोटे नंबर से आप डिवाइड करोगे ना 1 को, उतना बड़ा नंबर क्रिएट होता है। यही वजह है कि जब हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं अनडिफाइंड है, इतना बड़ा नंबर बन गया है कि वो नंबर अनडिफाइंड है, बिकॉज हर एक के लिए इन्फिनिटी की वैल्यू डिफरेंट है, लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है ना। सो ये सिचुएशन है इस क्वेश्चन के अंदर। सो 1/0 इज इन्फिनिटी। सो 1/0.5 जब भी आप करोगे ना, ये बन जाएगा 1/5/10, 2 बन जाएगा। आप 1 को 0.05 से डिवाइड करके देखो, पॉइंट खत्म होगा, 1 आएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, 100 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/5 आ जाएगा, तो दिस विल बी 20, ठीक है। सो जब भी आप 1 को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो, डेसिमल फॉर्म का नंबर हो और 1 से वो छोटा नंबर हो, उतना ही बड़ा आंसर आएगा जितना ज़्यादा छोटा नंबर है। सो ये चीज़ करेक्ट है, ये चीज़ करेक्ट नहीं है। आप 1 को 1 से करके देख लो डिवाइड, तो 1 ही आएगा। बी तो 1 से छोटा था और 0 से बड़ा था, यानी नेगेटिव भी नहीं था और 1 से बड़ा भी नहीं था, तो 0.5 हमने 0.5 कैसे बड़ा है 1 से? वो तो बड़ा नहीं है, ठीक है जी। सो ऐसी सिचुएशंस में घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपने इंट्यूशन को यूज़ करना है, मैथडोलॉजी को आपने यूज़ करना है, चीज़ों को क्लियरली आपने अडेप्ट करना है। कोई बात नहीं, वैल्यू नहीं है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम वैल्यू सपोज कर सकते हैं, ठीक है। सो पेपर के अंदर 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि मैंने बताया ना कि पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन इसी तरह जनरेट होते हैं ताकि पिछले टेस्ट से अगले टेस्ट में मिलते जुलते तो सवाल आए लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होने से बच जाएं। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने वैल्यूज को अज्यूम कर लेना है। देखो बल्कि वो खुद समटाइम मेंशन होता है, जैसे ना इसमें अजम्पशंस गिवन है, कहता है इफ ए इज लेस देन सी एंड ए इज लेस देन बी एंड अज्यूम ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ए जो है पॉजिटिव नंबर है, जैसे 0 भी हो सकता है क्योंकि उसने 0 के इक्वल भी किया हुआ है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? अगर मैं ये कहता हूँ कि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फिर इसका मतलब है नीचे इक्वल आ गया ना, 2 इंक्लूडेड है। ये बात तो हम 6-7 क्लास से देखते आ रहे हैं ना कि नीचे अगर डैश आ जाए एंड 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सो दैट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। सो इफ a इज स्मॉलर देन c एंड a इज स्मॉलर देन b, लेकिन a है तो पॉजिटिव नंबर है, 0 है या 0 से बड़ा नंबर है, तो कौन सी बात ऑलवेज ट्रू होगी? विच ऑफ द स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि बी इज स्मॉलर देन सी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि देखो ना उसने कहा ना कि ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है। लेट से मैंने ए को 2 सपोज किया, सी को मैंने 3 सपोज किया, अब बी को मैंने 4 लेट से सपोज किया,
सो ये सिचुएशन पूरी हो रही है ना, ये ए तो 2 है, ए लेस देन सी भी है, ए लेस देन बी भी है, तो सिचुएशन क्राइटेरिया जो गिवन एजम्पशंस का है वो फुलफिल हो रहा है, बट लाजमी तो नहीं है। मैंने इसको 4 सपोज किया, एनी वन ऑफ यू माइट सपोज दिस वैल्यू एज लेट से, इसको वो 3 सपोज करता है और अगली को लेट से या इसको लेट से वो 4 सपोज करता है और इस वाली को 7 कर लेता है। तो लाजमी तो नहीं है कि सी बड़ा है और बी छोटा है, उल्टा भी हो सकता है, आप इसको बड़ा या इसको छोटा भी सपोज कर सकते हो। हमने तो ए से करना है, हमें ये नहीं पता कि ए और बी में से आपस में कौन सा बड़ा है। सो ये सिचुएशन करेक्ट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। हमने स्ट्रेस देना है, क्वेश्चन में बात हो रही है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी ट्रू। सो ऑलवेज बी ट्रू की वजह से हम लोग इसको नहीं कर सकते। हाँ, प्रोडक्ट इन दोनों का हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि दोनों दो नंबर हैं, दोनों नंबर ए से बड़े हैं। अब उन दोनों का प्रोडक्ट आप ले लोगे तो वो हमेशा ए से बड़ा होगा। और अगेन इस वाली बात में वो बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पे थी, सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पे थी। लेट से मैंने बी को सपोज किया हुआ है 7, सी को मैंने सपोज किया हुआ है लेट से 3, सिचुएशन तो फुलफिल हो रही है। सो 2 को मैंने सपोज किया हुआ है, ए को मैंने 2 सपोज किया हुआ था, तो 2 2 4 आ रहा है। सो 10 तो बड़ा है, लेकिन सम 10 में कुछ ऐसा नंबर करूंगा जिनका सम छोटा आ जाए, मल्टीपल बड़ा हो जाए, तो हो सकता है ऐसा नंबर। सो ऑलवेज ट्रू वाली सिचुएशन ये आ रही है, प्रोडक्ट वाली आ रही है। 6 माइनस ए इज ग्रेटर देन 7, वेरी इजी है यार, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने। 6 माइनस ए इज ग्रेटर देन 7 है ना, सो 6 वहां चला जाएगा, माइनस ए 7 में से 6 चला जाएगा, ए आ जाएगा और ये आ जाएगा +1। अच्छा, अब ये माइनस का साइन जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा ना, तो ये दरमियान वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है। जब भी आप माइनस वाले नंबर से इन इक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं, तो जो सेंटर वाली वैल्यू है वो आपकी चेंज हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, सो एंगल ब्रैकेट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सो दिस माइनस विल गो टूवर्ड दिस साइड, सो दिस विल बी ए लेस देन -1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आंसर है आपका, ये आंसर नहीं है आपका। ये रूल है इनइक्वालिटीज का, रिमेंबर दिस रूल। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस की और भी हैं, इन बुक्स के अंदर भी अपलोडेड हैं, जो मैंने अपना स्टफ दिया हुआ है उसमें भी अपलोडेड हैं, जो बुक्स अपलोड की हुई हैं उनमें भी हैं। सो देयर आर मोर क्वेश्चन लाइक दिस, उनको सॉल्व कर लेना। ये 15 तक हैं। चलो इसमें से कुछ ऐसा करवाता हूँ मैं जो थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, जैसे लेट से क्वेश्चन नंबर 10 है। सो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बल्कि ये वैसे देखने में अजीब है लेकिन वैल्यू इसकी एग्जैक्ट निकल आएगी। कह रहा है 5x इज ग्रेटर देन 2 एंड 1/2x 1/2x इज लेस देन और इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 8 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/5। सो x की वैल्यू 2/5 से बड़ी है। ठीक है जी, 2/5 से बड़ी है क्योंकि x की तरफ मुड़ा हुआ है, और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 है, लेस देन और इक्वल टू 8 है। 2/5 से बड़ा है और लेस देन और इक्वल टू 8 से जो है वो इक्वल है, यानी 8 तक जा सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आप इनको कंबाइन करके लिख लेंगे। ठीक है, सो मैंने इनको कंबाइन करके लिख लिया। अगर आप देखो तो यहाँ पे x की तरफ है साइन, मैंने यही लिखा x की तरफ है साइन 2/5 वाले में, यहाँ पे x से अवे है साइन, सो x के अवे है साइन। सो 2/5 बेटा बनता है 0.4, लेस देन और इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो 0.4 से x बड़ा है और 8 तक जा सकते हैं हम। सो 8 तक क्यों जा सकते हैं, नीचे डैश है। सो 0.4, तो इसमें से आंसर ये बन रहा है क्योंकि 1 से बड़ा, 1 0.4 से बड़ा है और 8 तक जा भी रहा है ना। ये नहीं हो सकता क्योंकि वो 8 तक नहीं जा रहा ना, फिर नंबर्स मिसिंग है, उसमें 7 और 8 इंक्लूडेड होगा। सो ये चीज़ें हैं इसमें। सो इस तरह से सोल्यूशन सेट्स जो है वो समटाइम्स आपके पास गिवन होते हैं, आपने वो भी निकालने होते हैं। सो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन पेपर में यस होते हैं, इनइक्वालिटी के सॉल्विंग वाले भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ये करवाया या पीछे एक आध और सॉल्विंग वाला करवाया, एक अभी और करवा देता हूँ। समटाइम्स वो स्टेटमेंट में से ट्रू एंड फॉल्स कर सकता है, बट क्वांटिटेटिव सेक्शन के अंदर मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन योर लक 2 to 3 क्वेश्चंस माइट बी फ्रॉम द इनइक्वालिटीज, एंड देयर इज अ सिचुएशन कि यू माइट बी हैविंग मोर क्वेश्चन फ्रॉम इनइक्वालिटीज, या फिर एक ही आए या दो ही आए। सो दिस इज हाउ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मैंने आज का टॉपिक कवर कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा लाइंस की बेसिक्स दूंगा, जिसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे कंटिन्यू करवाऊंगा जब क्वांटिटेटिव का लेक्चर होगा इसमें से। सो दिस क्वेश्चन इज -1 इज ग्रेटर देन 5x - 6 लेस देन इक्वल टू 4। सो -1 की वैल्यू है
सो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, ये 7th 8th 9th क्लास के क्वेश्चन हैं, बेसिक्स वाले। सो -1 लेस देन 5x माइनस 6 है, और ये वाला इसके आप इक्वल कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 5x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 4। ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा -6 दूसरी तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 में से -1 हो जाएगा। सो इस तरफ जो है ये 5 आ जाएगा। सो 5 लेस देन 5x, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। अच्छा, इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे, ये 4 था। सो -6 दूसरी तरफ चला जाएगा, सो 5x -6 दूसरी तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, तो इट विल बिकम +6। सो दिस विल बी 10। सो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2 है। सो इसमें से x की तरफ साइन है, अगेन इसको कैसे लिखेंगे कि साइन x की तरफ हो, इसमें से x से अवे साइन है, इस वैल्यू को लिखेंगे अवे वाली को, और वैल्यू क्या है वहां पे बाद में 2 है वैल्यू। सो x की वैल्यू 1 से बड़ी है बट लेस देन और इक्वल टू 2 है। सो एक नंबर 1 से बड़ा हो लेकिन 2 तक हो तो फिर वो 2 ही बनता है, वो 2 ही बनता है ना, 1 को इंक्लूड हम नहीं कर रहे क्योंकि नीचे डैश नहीं है। ठीक हो गया। सो नीचे इक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं है। 6th of a day is what part of time between 3 p.m. Monday and 3 a.m. Thursday of the same week? ठीक है, 1/6 of a day की क्या रेशो बनेगी, क्या पार्ट बनेगा अगर आप टाइम की रेशो लेते हो 3 PM मंडे से लेके 3 AM थर्सडे तक। अब 1/6 ऑफ अ डे कितना है, एक डे में 24 आवर्स है, उसको 1/6 करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे, द आंसर इज 4। नाउ द टाइम बिटवीन 3 PM मंडे टिल 3 AM थर्सडे। सो 3 PM मंडे से लेके दोपहर के 3 से लेके ट्यूसडे के 3 PM तक 24 आवर्स, फिर 3 PM ट्यूसडे से लेके 3 PM वेनेसडे तक, 3 PM वेनेसडे तक फिर 24 आवर्स, 24 प्लस 24, और 3 AM मंडे। इसके AM है ना, तो AM में 24 घंटे नहीं आएंगे, जब PM से नेक्स्ट AM पे जाएंगे उसमें 24 आवर्स आएंगे, वो सॉरी 12 आवर्स आएंगे। सो रात के 3 है ना, ये 3 AM है नॉट 3 PM है। सो 12 आवर्स जहाँ से आ जाएंगे। सो 12 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 12 इज 60। सो आपके पास 60 आवर्स जो है इन टोटल जो है वो आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, और 1/6 ऑफ अ डे 4 आवर्स बन रहे हैं। सो 4/60 की रेशो ले लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा 2 0 20 15। सो 1/15 विल बी द आंसर। If you have 50 green, 50 orange and 50 yellow jelly beans, हाँ, how many bean bags can you fill for Halloween, each containing 2 green, 3 orange, 4 yellow beans? सैट की बुक से लिया गया ये क्वेश्चन। ठीक है, वहां से 50 ऑरेंज एंड 50 येलो जेली बीन्स, और आपने सबसे ज्यादा जो उनसे फिलअप करने हैं ना वो 4 हैं। सो बाकी सब 50-50 ही हैं। सो येलो वाले 4 करने हैं। सो 4 से 50 को आप डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। ठीक है ना, सो 12 आएगा, 4 12 48। सो 2 बेशक बच जाएं क्योंकि जब येलो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम फर्दर बैग्स फिल अप नहीं कर सकते। सो 12 इज द आंसर जी। ग्रेटर देन 5, द एक्सप्रेशन दैट मस्ट रिप्रेजेंट एन ऑड इंटीजर इज। हमें नहीं पता कि जो टी है वो इवन है या ऑड है, वो ये कह रहा है कि कोई भी इंटीजर टी आप प्लग इन करते हो तो कौन सा एक्सप्रेशन हमेशा मस्ट यानी ऑलवेज विल रिप्रेजेंट एन ऑड इंटीजर। तो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट एन ऑड इंटीजर। करके देख लेते हैं। सो अगर आप पहले क्वेश्चन में t+1 है, इसमें जब आप इवन नंबर ऐड करोगे ना तो ये आपको ऑड आंसर देगा। चेक कर लेते हैं, लेट्स से कोई इवन नंबर 2 है। ठीक है, 2 मैंने इंसर्ट किया। सो 2 इंटू 2+1, 2+1 3 होता है। सो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। सो इवन नंबर इंसर्ट करने पे ये तो इवन दे रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। हमेशा ऑड है, यानी इवन डालें तब भी ऑड है, ऑड डालें तब भी उसमें से ऑड ही आउटपुट के ऊपर आए। सो ये नहीं हो सकता। इसकी बात कर लेते हैं 3t-1 में, इसमें लेट से इवन नंबर पुट करते हैं। 2 पुट किया, 3 इंटू 2 -1 5 आ रहा है। इवन नंबर पुट करने पे तो यहाँ पे ऑड आ रहा है। अब ऑड पुट करके देखते हैं, 3 इंटू 3 पुट किया, 3 ऑड नंबर है। सो 3 3 9, 9 -1 पुट करें 8 आ रहा है, नहीं।
सो पता ये चला कि इसके अंदर जब आप इवन नंबर इंसर्ट करते हो तब तो ये आउटपुट पे ऑड नंबर देता है, लेकिन जब इसमें ऑड इंटीजर इंसर्ट कर रहे हो तो ये आउटपुट के ऊपर इवन नंबर दे रहा है। हमारी कंडीशन क्या है कि हम वो जब इंटीजर इंसर्ट करें, इंटीजर में इवन ऑड दोनों आ जाते हैं, तो हमेशा आंसर ऑड है, तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। टी का स्केयर, अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, उसकी वजह ये है इवन नंबर का स्केयर लो, इवन ही आएगा। 2 की पावर 2 ले लो, 4 आ जाएगा। सो ये भी ऑलवेज इवन नहीं है, मस्ट बी, सॉरी ऑलवेज ऑड नहीं है। 2 × T - 3 को देख लेते हैं। 2 × T - 3, सो इसमें इवन इंसर्ट करके देखा मैंने। 2 × 2 - 3, 2 × 2 = 4, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, ऑड नंबर है। सो 2 × 3 आ रहा है, -3 हो रहा है, फिर भी 3 आ रहा है। सो ये ऐसा है जिसमें इवन इंसर्ट किया तब भी ऑड आया, ऑड इंसर्ट किया तब भी ऑड आया। सो दिस इज व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस चॉइस। सो 2T - 3 द राइट ऑप्शन है। Okay, which of the following is the sum of two consecutive prime numbers? So this is a question of intuition. ये फिर तंग करेगा तुम लोगों को, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो ये कह रहा है कि दो कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स का सम है। कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स कौन से हैं? कंसेक्टिव एक के बाद एक आने वाले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 के टेबल में आते हैं, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। मजे की बात बताऊं, जब से पढ़ा रहा हूं या जब से पढ़ रहा हूं मैंने नोटिस किया है कि 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर्स ऑड ही हैं। प्राइम नंबर कौन से हैं? जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। पहला प्राइम नंबर है 2, अगला है 3, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है नहीं है, नहीं है भाई, वो बीच में 3 के टेबल में आता है। 11 है प्राइम नंबर, 13 है प्राइम नंबर, 17 है प्राइम नंबर, 19 है प्राइम नंबर, 21 नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। 2 के अलावा, 2 के अलावा अगर गौर करो ना, आगे जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड भी हैं। 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 23 ऑड नंबर है, 19 ऑड नंबर है, 31 ऑड नंबर है, 91 प्राइम नंबर है और ऑड नंबर है। सो हमने ये बताना है कि कोई से दो कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स का सम क्या बन सकता है। वो मैं कर चुका हूं, बल्कि 66 नहीं बन सकता दो प्राइम नंबर्स का, 52 है। रीजन क्या है, ये मैंने लिखा है। 23 और 29 एक दूसरे के बाद कंसेक्टिव आने वाले प्राइम नंबर है ना। कंसेक्टिव का मतलब क्या? लगातार एक के बाद दूसरा। सो 23 और 29 का सम आप करो तो ये 52 ही बन जाता है। आंसर यहीं पे निकल आया। का जो बॉलिंग स्कोर है, पहले मैच में B+6 है, अगले मैच में B-2 है, फिर B+4 है, फिर B-5 है। अगले मैच में क्या स्कोर करे कि ओवरऑल एवरेज B+7 बन जाए। सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज कैसे ली जाती है? जितने नंबर्स हैं, लेट से 3 नंबर हैं, X1 X2 X3, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, एवरेज आ जाती है। एवरेज का फॉर्मूला बता दिया मैंने, पहले करवाया हुआ है। सो पहले टेस्ट में वो कह रहा है कि स्कोर करता है अगर वो B+6, अगले टेस्ट में वो अगर स्कोर करता है B-2, अगले टेस्ट में अगर स्कोर करती है मायरा B+4, अगले टेस्ट में वो स्कोर करती है B-5। सो नेक्स्ट टेस्ट में क्या स्कोर करेगी कि अब ओवरऑल एवरेज इंक्रीज होके कितनी वो कह रहा था होगी है? B+2 हो गई है। सो B+2 हो गई है एवरेज। सो नेक्स्ट एवरेज B+2 हो चुकी है। सो अगले टेस्ट के स्कोर को x मान लिया। अब 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। सो ये b और ये वाला b और ये वाला b ऐड होके हो जाएंगे 4 टाइम्स ऑफ b। 6 - 2 4, 4 में 4 ऐड हुआ 8, 8 में से 5 चला गया 3 आ जाएगा। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डैट विल बी 5b। और ये साथ x भी तो लिखा हुआ है, सो x ही तो निकालना है। 5b+10 हो गया। अब 4b वहाँ चला जाएगा, -3 वहाँ चला जाएगा, -5b में से 4b चला जाएगा b, और 10 में से 3 चला जाएगा 7। सो b+7 आ जाएगा। 8 मिनट्स गेन करती है एवरी x आवर्स। 3 दिनों में कितने आवर्स गेन करेगी? सो 3 डेज हैं, 3 डेज में कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स हैं हर डे में। और हर घंटे में कितने मिनट्स गेन कर रही है? 8। कितने घंटों के बाद? x घंटों के बाद से मिनट्स आ जाएंगे।
तो ये मिनट्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मिनट से मल्टीप्लाई किया। अब अगर आवर्स में आवर्स बताने होते हैं हमने, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। सॉल्व कर लो। 6 के टेबल से काट लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 6 10 ज़ा 4 3 ज़ा 12, बल्कि फिर दोबारा काट लेते हैं 2 के टेबल से। 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48। सो 48 बाय 5x आ गया। Like, comment, and subscribe.